दुबई एक ऐसी जगह जहां कभी रेगिस्तान हुआ करता था, खाली जमीन पर केवल रेत ही रेत मौजूद था। लेकिन आज दुबई वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस हब, टूरिस्ट प्लेसेस, लग्जरियस लाइफ, 5 नहीं 7 स्टार्स होटल और शान शौकत के लिए मशहूर है। साथ में मशहूर है अपने बनाए हुए मैन मेड आइलैंड के लिए, जैसे कि पाम जुमेरा, द वर्ल्ड आइलैंड, बुर्ज अल अरब। ऐसे तमाम आइलैंड दुबई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की विजनरी सोच की वजह से ही बना पाए हैं। जहां पर मैक्सिमम अरब कंट्रीज अपने यहां पर मौजूद क्रूड ऑयल पर डिपेंड है, लेकिन दुबई ने अपनी अर्थव्यवस्था में ऑयल का केवल 1% हिस्सेदारी पर ला खड़ा किया है और टूरिज्म पर इतना फोकस किया कि आज मैक्सिमम सभी ऐसी चीजें दुबई के पास हैं जिसमें आज दुबई या तो नंबर 1 है या ओनली 1 है। ये तो बात हुई दुबई की, लेकिन कैसे पाम जुमेरा जैसे आइलैंड समुंदर के ऊपर बनाया गया, आइए जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये आइलैंड इतना बड़ा है कि असली में बस आसमान से ही पूरा देखा जा सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करूं तो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट में 900 अरब रुपए लगे हैं इस आइलैंड को बनाने में। सिर्फ रेत और पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अब जानते हैं कौन से वो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से दुबई को समुंदर के ऊपर आइलैंड का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि दुबई के पास ऑयल खत्म हो रहा था। उनको अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एकमात्र रास्ता दिख रहा था और वो है टूरिज्म। दुबई के बीचेस इतने फेमस होने लगे कि वहां पर हर जगह कम पड़ने लगी। दुबई के शेख 70 किलोमीटर में फैले अपने कोस्ट लाइन को बढ़ाने का इरादा बना लिया था, जिससे दुबई को बीचेस के लिए एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल सके, जिसके लिए शेख ने अपने खास लोगों में से एक सुल्तान अहमद बिन सुलेमान, जिन्होंने सर्कुलर शेप और अलग अलग शेप का आइलैंड का सुझाव दिया। लेकिन शेख को एक भी डिजाइन पसंद नहीं आया, तो शेख ने कुछ पाम ट्री शेप का आइलैंड का डिजाइन फाइनल किया, जिससे दुबई को 56 किलोमीटर का एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिला। जिससे कि आपको पता है कि 70 किलोमीटर पहले से कोस्ट लाइन मौजूद था और 56 किलोमीटर और लगभग पहले कोस्ट लाइन का 80% ज्यादा मिल रहा था यहां पे। तो दुबई ने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हॉलैंड की एक कंपनी को। अब इनके लिए एक चैलेंज था कि शेख को यह आइलैंड कंक्रीट स्टील का नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि ये पूरी तरह नेचुरल रहे, इसलिए पत्थर और रेत से यह आइलैंड बनाया जाना था। लेकिन जिसके लिए पहले पाम आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए एक कर्व्ड शेप लाइन को बनाना पड़ेगा। जो आपका पाम शेप है उसके लिए बचाने के लिए पहले एक कर्व्ड लाइन बनेगी, जिसको ब्रेक वाटर कहा जाता है, जो इस आइलैंड को सेफ रखेगा। अब तक की गई कैलकुलेशन और सर्वे के आधार पर यह तो क्लियर हो गया था कि अरेबियन गल्फ में समुद्री लहरें शांत हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस आइलैंड को खतरा ज्यादा नहीं रहेगा। यहां तक कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की टाइम लिमिट शेख की तरफ से मात्र 5 साल दी गई थी। सोच सकते हो मेरे दोस्तों, सिर्फ 5 साल। जनरली ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 15 से 20 साल का वक्त लग जाता है। तो इंजीनियर्स ने प्लानिंग की कि पहले 2.5 साल इस आइलैंड को बनाने में यूज करेंगे और अगले 2.5 साल में इस आइलैंड पर जो बिल्डिंग्स बनानी है, मॉल्स बनाने हैं, विलास बनाने हैं, रोड बनाने हैं, उस पर खर्च करेंगे हम। अब डिजाइन और प्लानिंग तो फाइनल हो गई। अब बात आती है कैसे बनेगा ये आइलैंड, क्योंकि दुबई के पास जो रेत तो थी वो रेत इतनी सॉफ्ट थी कि पानी में जाते ही वो रेत घुल जाती है। वो रेत किसी काम की नहीं बची। साथ में पत्थर जिस पर आइलैंड का फाउंडेशन तैयार किया जा सकता है, तो दुनिया भर से पत्थर को मंगवाया गया और उनका टेस्ट करने पर कोई इतना मजबूत पत्थर नहीं था जो पानी में कई हजारों सालों तक टिका रह सके। तब हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के छतरपुर से पत्थर को भी पाम आइलैंड के लिए दुबई में भेज दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि छतरपुर वाले पत्थर को इंजीनियर्स ने पहले ही टेस्ट में पास कर दिया, जिसके बाद दुबई ने भारत से ग्रेनाइट पत्थर को मंगवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी कटाई के करके पहले गुजरात के पोर्ट्स तक भेजा जाने लगा और उसके बाद शिप की मदद से दुबई भेजे गए, जिसके बाद पाम जुमेरा की फाउंडेशन को भरने का काम शुरू होने लगा। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होने जा रहा, क्योंकि एक भी पत्थर को रखने में गलती होने पर पूरा आइलैंड तबाह हो जाता था।
तो इसके लिए जरूरत पड़ी स्कूबा डाइवर्स की, जो कि 30 मीटर नीचे जाकर पोजीशन चेक करते, एक एक पत्थर की जानकारी अब ऊपर आकर बताते, आइलैंड पर जो मौजूद टीम है उनको सिग्नल देते थे। इससे धीरे धीरे आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए आउटर ब्रेकवाटर जो कि पत्थर से बनाना था वो रेडी होना स्टार्ट तो हो रहा था, लेकिन शेख द्वारा दी गई डेडलाइन में काफी वक्त चला गया। तो इंजीनियर्स ने अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिससे आउटर वॉल जो कि मैं आपको बताया था ब्रेक वाटर जिसका नाम है आउटर वॉल, उसको आइलैंड के साथ साथ बनाया जा रहा है। पहले आइलैंड को बाद में बनाना था, लेकिन पहले ब्रेक वाटर बना रहे थे, जिससे आइलैंड जो अंदर आइलैंड बन रहा है जो पाम शेप का है, पाम ट्री शेप का है, उसको बचाने के लिए जो ब्रेक वाटर बना रहा था पहले वो बनाना था, पाम ट्री को बाद में बनाना था, लेकिन अब दोनों को साथ साथ बनाया जाएगा। एक टीम जो कि ब्रेक वाटर बनाएगी और एक टीम जो कि अंदर का पाम ट्री वाली शेप का आइलैंड बनाएगी। तो अब बारी आती है ट्री शेप आइलैंड को बनाने की, जो कि बस रेत से बनाया जाना है। जो ब्रेक वाटर था वो पत्थरों से बनना था और जो अंदर आपका आइलैंड था वो रेत से बनना था, जिसमें 13 लाख टन से भी ज्यादा रेत लगना था। लेकिन दुबई के रेगिस्तान में मौजूद रेत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इंजीनियर्स के लिए यह बड़ा सवाल था कि कहां से रेत को लाया जाए। काफी रिसर्च के बाद सामने आया कि समुंदर के अंदर जो रेत है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पॉइंट्स फाइंड आउट किए गए और जब आइलैंड के करीब 10 किलोमीटर दूर जो आपका आइलैंड था उससे 10 किलोमीटर दूर समुंदर के बीच में एक पॉइंट फाइनल किया गया। तो रेत निकालने के लिए ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया। ये ड्रेजर जो होता है आपका वो उस पॉइंट पर जाकर क्या करता है, रेत को सक करता है और सक करके अपने टैंक में स्टोर कर लेता है और सिर्फ 1 घंटे में ये ड्रेजर 8000 टन रेत को अपने टैंक के अंदर भर लेता था और फिर जो है वहां से कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर क्या करता था, स्प्रे कर देता था। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम रेनबोइंग। रेत को निकालने से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर स्प्रे करने में 4 घंटे का समय लगता है, तो और एक बार में 8000 टन ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो इंजीनियर्स ने यहां पर कई सारे ड्रेजर को इस काम पर लगा दिया जिससे डेडलाइन के अंदर यह काम खत्म हो पाए। लेकिन दोस्तों रेनबोइंग का काम इतना भी आसान नहीं था, तो क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में बस एक लाइन ही सीधी थी, बाकी सारी लाइन आप पाम ट्री की तरह देख सकते हैं। सारी लाइन क्या है, कर्व्ड शेप की हैं, क्योंकि इस आइलैंड की शेप पाम ट्री जैसी थी, लेकिन पानी के ऊपर कहां पर रेत स्प्रे करे जिससे प्रॉपर पाम ट्री की शेप हो। जो डिजाइन में थी एक्चुअल पानी के ऊपर भी आ जाए, क्योंकि पानी के ऊपर किसी भी तरह आइलैंड की आउटलाइन नहीं थी और ड्रेजर को अंदाजे से ही सैंड का स्प्रे करना पड़ रहा था। तो इसी वजह से यह फैसला लिया गया कि 650 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऊपर जो घूमने वाली सैटेलाइट की मदद ली जाएगी। जी हां दोस्तों, अर्थ के ऊपर जो सैटेलाइट घूमती हैं उसके जरिए पाम जुमेरा आइलैंड की साइट की फोटो ली गई, जिससे यह साबित तो हुआ कि अभी तक आइलैंड का जितना भी काम हुआ है उसकी शेप एकदम प्लान के मुताबिक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहां पर ही नहीं खत्म होती। अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था जिससे ड्रेजर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी पता चल सके और फिर वही रेत जो आपका सैंड है स्प्रे कर सके। इस काम को अंजाम देने के लिए जरूरत पड़ी जीपीएस टेक्नोलॉजी की। वर्कर्स जिनके हाथ में जीपीएस यूनिट मौजूद थे वो आइलैंड के बॉर्डर पर क्या करते थे, वॉक करते थे। उनकी पोजीशन का रियल टाइम डेटा सेव होता जाता था और जीपीएस कोऑर्डिनेट को ये डेटा ड्रेजर को भेजा जाता था, जिससे ड्रेजर जो है सिर्फ उसी पॉइंट पर क्या करता, रेत का स्प्रे करता था जहां मैन्युअली इंसान वॉक करके गया था। यह सॉल्यूशन जो है पूरी तरह से काम कर रहा था और अब ड्रेजर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आइलैंड के बॉर्डर पर ही फिलिंग कर पा रहा था, जिससे एकदम एक्यूरेसी से सारा काम हो पा रहा था पाम जुमेरा आइलैंड के कंस्ट्रक्शन में। पाम जुमेरा आइलैंड की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए 1 साल से भी ऊपर हो चुका था। ब्रेक वाटर 8 किलोमीटर बन चुका था और दूसरी तरफ पाम आइलैंड की टीम भी दिन रात सिर्फ इसी काम पर लगी थी। अभी तक पाम आइलैंड की सिर्फ 16 ब्रांच में से 9 ब्रांच बन चुकी थी। तभी इंजीनियरिंग टीम के सामने एक ऐसा चैलेंज आ गया जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ब्रेक वाटर, जिसको समुद्र की वेव्स को रोकने के लिए बनाया जा रहा था, उसने अपना काम भी दिखाना शुरू कर दिया। वो इतना जबरदस्त था कि समुद्र की वेव्स को तो अच्छी तरह रोक पा रहा था, लेकिन अब आइलैंड के अंदर पानी का बहाव कम हो चुका था क्योंकि ब्रेक वाटर की वजह से वो सारा पानी अंदर ही स्टोर हो गया
और अंदर साइड पर इतना पानी स्टोर हो गया, वो एक ही जगह पर रुकने की वजह से गंदा होने लगा पानी और स्मेल करने लगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइलैंड के डिजाइन को चेंज करना बेहद ही जरूरत था। जिस तरह से आप देखते हैं ना कि हम अपने ड्राइंग्स को रिवाइज करते हैं, सेम इसी तरह डिजाइन की गई ड्राइंग को फिर से रिवाइज किया गया। कुछ तो अब ऐसा करना होगा जिससे आइलैंड के अंदर साइड का पानी चलता रहे, क्योंकि चलता हुआ पानी बदबूदार नहीं होता, लेकिन रुका हुआ पानी काफी टाइम बाद गंदा भी हो जाता है और बदबूदार भी हो जाता है। तो खुशकिस्मती से इंजीनियर को इसका एक अच्छा सॉल्यूशन मिल गया। यह फैसला किया गया कि ब्रेक वाटर को दो तरफ से तोड़कर वहां ब्रिज बनाए जाएंगे, ताकि एक साइड से पानी का प्रेशर अंदर आ जाए और दूसरी तरफ से साइड से बाहर निकल सके। यह सॉल्यूशन आखिरकार काम कर गया और पूरे 2 हफ्तों के बाद आइलैंड के अंदर फंसा हुआ पानी बाहर निकल गया। अगस्त 2003 में पाम जुमेरा का ब्रेक वाटर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, जिसमें 99 लाख टन पत्थरों से बना 250 मीटर चौड़ा यह ब्रेक वाटर समुद्रों की लहरों को अच्छी तरह से रोके हुआ था। इसके 1 महीने के बाद पाम आइलैंड की टीम से भी अच्छी खबर आ गई। 1.5 करोड़ टन रेत से बनाए जाने वाले पाम ट्री की 16 ब्रांच भी कंप्लीट कर ली गई। इंजीनियरिंग टीम ने डेडलाइन से पहले पूरा आइलैंड कंप्लीट कर लिया और अब इस पर विलास, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स बनाने की बारी थी। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम कम नहीं थी। अब एंड टाइम पर एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसने पूरे आइलैंड के लिए खतरा पैदा कर दिया। जो रेत डालकर पाम ट्री का शेप बनाया गया था, वो रेत अभी इतनी लूज थी कि वक्त के साथ साथ रेत कॉम्पैक्ट भी हो रही थी और आइलैंड के कई हिस्से पानी में जाना वापस शुरू कर दिए थे। शेख के सपने के हिसाब से आइलैंड पर रोड्स, हजारों बिल्डिंग्स बननी थी, लेकिन उसके लिए जरूरी था आइलैंड की जो सैंड है वो बिल्कुल सॉलिड हो। और दुबई अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वैसे ही अर्थक्वेक जोन के क्या आता है, करीब में आ जाता है। और अगर यहां पर अर्थक्वेक आया तो ये पूरा प्रोजेक्ट डेंजर कंडीशन में आ सकता है, तबाह हो सकता है पूरा ये प्रोजेक्ट। तो पाम आइलैंड की जो सैंड थी, जो पहले से कॉम्पैक्ट नहीं थी, अर्थक्वेक के सिर्फ एक ही झटके से पूरा आइलैंड एक साथ खत्म हो जाएगा। जैसे दोस्तों इस स्पॉट में पड़ी हुई रेत पानी के अंदर जा रही है, इसी तरह से वो आइलैंड भी कुछ टाइम में पानी के अंदर जा सकता था अगर हम यहां पे सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि आइलैंड की रेत को 12 मीटर की गहराई तक कॉम्पैक्ट किया जाए, जबकि एक नॉर्मल जो रोड रोलर होता है सिर्फ 6 मीटर की गहराई तक रेत को क्या कर पाता है, प्रेस कर सकता है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इंजीनियर एक नया तरीका मैदान पर लेकर आए। एक ऐसी हाइड्रोलिक ड्रिल मंगाई जो जमीन के अंदर वाइब्रेशन पैदा करती और इससे वाइब्रेशन की वजह से सॉइल ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब हो चुका था। अब इस तरह से 2.5 लाख से भी ज्यादा होल्स करके 5 किलोमीटर तक फैले हुए पाम आइलैंड को सॉलिड बना लिया गया था। जिस आइलैंड को बनाने में 10, 15 या 20 साल का टाइम लगना था, 40,000 वर्कर्स की मदद से इसको सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। जनवरी 2009 में सारी बिल्डिंग्स बनाने के बाद पाम जुमेरा पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थी पाम जुमेरा की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं आप इसके फैक्ट्स जानकर काफी कुछ सीखे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स और ग्रुप्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. Stay tuned with Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute.